नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के 36 पंचायत सदस्य इन दिनों उत्तराखंड में पंचायती राज कार्यों के अध्ययन के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का ये तीसरा दल है जो 5 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचा है। 36 सदस्यीय दल डोईवाला के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत कार्यों का निरीक्षण करने के बाद डोईवाला ब्लॉक सभागार में पहुंचा है और डोईवाला पहुंचे जम्मू कश्मीर के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और बीडीओ बीएस नेगी के साथ तमाम ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ब्लॉक सभागार में मनरेगा के डीडीओ और इन्होंने विस्तार पूर्वक जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों के जो मंडल हैं उनको मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। इस समय मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस उत्तराखंड सरकार का और अपनी सरकार का भी। शीतल जी हमारी जो पंचायत राज सेक्रेटरी हैं, जिनकी बदौलत हम जहाँ उत्तराखंड में प्रवेश किया भ्रमण करने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि हमारे स्टेट में इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। पहले तो सिंगल पंचायतें होती है, अब तो 3 टायर बना है हमारी पंचायत में, लेकिन वहाँ इतना सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को देखते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड सरकार के साथ साझा सम्मेलन किया है, जो क्योंकि वहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जहाँ आए हैं और जहाँ आने से हमें ऐसा लगा कि अपने अपने घर में हैं। जहाँ का जो सरकार का सिस्टम है, डिपार्टमेंट का सिस्टम है, इस तरह से उन्हें व्यवहार किया हमारे साथ, समझो कहीं हमने सोच में भी नहीं रखा था। इनके वर्णन करने मतलब कि वर्णन करने हमारे पास शब्द भी नहीं है। जैसे काम तो रूटीन वर्क जैसे छोटे मोटे चलते हैं वो चलते हैं, लेकिन जहाँ आके जैसे सेल्फ स्टैंड है पंचायतें, खुद का जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास नहीं था तरीका। हमने सीखा जहाँ पे जैसे जो वेस्ट मटेरियल का है वो भी हमने सीखा जहाँ पे कैसे। तो अब इस मॉडल को अपनाएंगे आप लोग जम्मू जाके? बिल्कुल ऐसे मॉडल को अपनाएंगे और हमेशा याद रखेंगे उस सरकार से भी यही चाहेंगे जैसे ये सरकार वहाँ हेल्प कर रही है वहाँ से भी डिमांड करेंगे हमारी हेल्प करे। ताकि ये इनका जो है 5 दिन का प्रोग्राम है और 36 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से आए हैं। इनको यहाँ जो है उत्तराखंड में पहला क्लस्टर भोग क्लस्टर बना था, इसके परिप्रेक्ष्य इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जानकारी और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में इनको जो है जानकारी दी जा रही है कि भाई यहाँ कौन कौन सी योजना चलती है, वहाँ कौन सी, ताकि आपस में वार्तालाप से पता चल सके कि भाई वहाँ से स्टेट में कौन सी दी और यहाँ कौन सी है। मकसद यही था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में नया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 3 टायर सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उस सिलसिले में इनको एक्सपोजर देने के लिए, इनको दिखाने के लिए भाई ये कैसे काम करता है। पहला टायर का तो उनको पता है यहाँ तक ग्राम पंचायत का, लेकिन क्षेत्र पंचायत क्या है, जैसे हमारे यहाँ बीडीसी है, जिला पंचायत की है, यहाँ जो हमारी डीडीसी है, तो इन सब की इनको जानकारी मिले। इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ये अपने रिसोर्स कैसे जनरेट करते हैं। एक बताना तो चाहूँगा कि दुर्भाग्य रहा है कि जम्मू कश्मीर का कि वहाँ अपने कोई भी पंचायतें अभी तक मेजॉरिटी में अपना ओन रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर पाई हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है उसमें कुछ वहाँ की परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। तो किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह के साथ लक्सर शुगर मिल पहुंचकर मिल के गन्ना ट्रॉली यार्ड का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनी। इस दौरान यार्ड में मौजूद शौचालयों की खराब हालत देखकर आयोग अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने मिल अधिकारियों को फटकार लगाई और शौचालय की दशा तुरंत ठीक करने के निर्देश जारी कर दिए। इस दौरान किसानों ने यार्ड में सफाई व्यवस्था, पानी और टायर पंक्चर की दुकान की व्यवस्था के साथ रात में अलाव की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। आयोग अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद शुगर मिल के गन्ना प्रबंधक पवन डिंगरा को तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देख लिया शौचालय इतना बढ़िया बनाया हमारी फैक्ट्री में, तो जितनी तारीफ है वही थोड़ी 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, पूरी भरी पड़ी। इसमें मेरे तो ऐसे ही रहो। और क्या क्या समस्या यहाँ पंचर की सबसे बड़ी समस्या, लाइन जो है यहाँ से इतनी तिलसी हो रही है, 1-2 बुकली रोज पलटती है, टूटी फूटी लाइन में लगा दी। और इन्होंने वादा किया था हम आरसीसी से लाइन बनवा दे, वो भी यहाँ बना नहीं पाए। एक खाली घंटे यहाँ सबसे बड़ी समस्या, बहुत ज़्यादा भीड़ रहा है। आज लक्सर मिल में हम देखने आए थे कि किसानों को कोई समस्या है क्या,
और हमने पाया कि शौचालय की जैसे कमी थी है, यहाँ शौचालय नहीं बने हुए, साफ़ सुथरे नहीं अगर हैं भी तो, और एक पानी की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ के जो कैन जीएम साहब है उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये सब जो भी किसानों की छोटी मोटी समस्याएं हैं इनको हम पूरा करेंगे। देहरादून नगर निगम की ओर से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिहाज से एक नई पहल की गई और नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैलाश जोशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून नगर निगम के अंतर्गत 100 वार्ड आते हैं जिसमें कूड़े का निदारण एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए नगर निगम अब ई-रिक्शा वाहनों का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके लिए वाहन बनाने वाली कंपनियों से बात की गई है और वाहनों में कुछ सुधार करने की भी पेशकश की गई। डॉक्टर जोशी का कहना है कि यदि कंपनियां वाहनों में सुधार करती हैं तो जल्द ही नगर निगम इन्हें विभिन्न वार्डों में कूड़े के निस्तारण के लिए उपयोग में लाएगा और वाहनों के इको फ्रेंडली होने से पर्यावरण भी संरक्षित होगा। अभी हमने इसको ट्रायल के लिए बुलाया था, तो ये अपने प्रोटोटाइप जो इसकी गाड़ियाँ बना रखी हैं वो दिखाने लाया था। इसमें हमको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमने कंपनी वाले को बोला है कि अगर इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं और ये हमारे लिए सूटेबल हो जाए छोटी छोटी गलियों में और कूड़ा खाली करने के टाइम पे, तो हम इसको अपने वार्डों में लगाने पर विचार करेंगे। और क्योंकि ये छोटा है तो ये 250 से 300 घर ही कवर कर पाएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी अगर ये इम्प्रूवमेंट करके लाता है इसमें, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा इको फ्रेंडली, थोड़ा बहुत सहयोग नगर निगम भी करे पर्यावरण को बचाने के लिए, तो प्रयास हम कर रहे हैं। तो धर्मनगरी हरिद्वार में अब की बार नववर्ष का जश्न मनाने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी और कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। हरिद्वार के एसएसपी ने बताया कि नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन करवाया जाएगा और रात में शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों पर भी अधिकारियों की निगाह रहेगी और साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और पार्कों में पुलिस की सतर्कता बनी रहेगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेनी बहुत जरूरी है और कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष में मैं ये चाहूँगा कि सभी सुखी रहें और सावधान रहें। जैसे कि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो हम कर ही रहे हैं 2 गज की दूरी जो हम बनाए रख रहे हैं उसको बनाए रखें। मास्क ज़रूरी है, उसको पहन के रखें और जिससे कि हम कोरोना से भी लड़ सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। आज शाम को आगमन होगा तो हम पब्लिक से ये अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाका में ना जाएं। जब ज़रूरत पड़ते कहाँ जाएं, जब भी बाहर जाते हैं जो SMS का मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका ज़रूर पालन करें और जो है हमें सहयोग करें ताकि जो आने वाले साल में जो है हम कोरोना का हरा कर जो है हम एक नया शुरुआत कर सकें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा पुलिस फोर्स जो है हर जगह पे तैनात रहे, कोई भी कानून का हाथ में लेना चाहे उनका बहुत सख्ती से सख्ती डील करेंगे। तो देहरादून के जॉली ग्रांट में उत्तराखंड SDRF मुख्यालय के निर्माण कार्य का SDRF DIG रिधिम अग्रवाल ने निरीक्षण कर निर्माण पर जो संतुष्टि जताई है वो देखते ही बन रही थी और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य की धीमी गति में अब तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। SDRF मुख्यालय के निर्माण में लगी हुई संस्था के सलाहकार R कोतवाल ने बताया कि SDRF मुख्यालय परिसर के निर्माण में नई तकनीक से बिल्डिंग बनाई जा रही है और बताते ये भी चले कि 23 एकड़ भूमि पर SDRF मुख्यालय का निर्माण कार्य विश्व बैंक के सहयोग से हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही DGP अशोक कुमार भी एक महत्वपूर्ण योजना को पूरा करवाकर उत्तराखंड को ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिसकी अभी तक मात्र कल्पना ही की जा सकती थी। देखिए SDRF की जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वर्ल्ड बैंक एडेड है पूरा प्रोजेक्ट। कोविड के दौरान इसमें कुछ गति जो है उसकी धीमी हुई थी। आज सारी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ इसीलिए मीटिंग की गई है जिससे कि हम लोग टाइमलाइंस निर्धारित करें और अगले 6 से 7 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। इस बिल्डिंग में हम ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉक का रेनफोर्समेंट हम थ्रू सील बैंड्स कर रहे हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ बनाएगी इस बिल्डिंग को।
और छत पे हम टाइल्स लगा रहे हैं, जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बाहर का, इम्पोर्टेड टाइल्स हैं ये, एंड दे हैव अ लाइफ पीरियड ऑफ मोर देन 25 ईयर्स। जी जी, ये इसका जो डिज़ाइन हुआ है वो अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन है, जिसमें अर्थक्वेक के जो भूकंप से रिलेटेड प्रावधान है बिल्डिंग के डिज़ाइन में ही किए गए हैं। अच्छा, इस वजह से इसमें कोई भूकंप का कोई खतरा कितना नहीं समय लगने वाला है अभी इस प्रोजेक्ट में 8-9 महीने में। तो वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर शादाब आलम ने अपने काशीपुर कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान इशारों ही इशारों में आगामी विधानसभा चुनाव में काशीपुर से चुनाव लड़ने की बात कह दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर काशीपुर के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सरकार से नगर क्षेत्रों में सिटी बस चलाए जाने और काशीपुर को जिला घोषित किए जाने और महुआ खेड़ागंज स्थित 700 एकड़ बंजर भूमि पर रोजगार हेतु प्रोजेक्ट लगाने के साथ अलीगंज गुरेला नहीं है, गुलरिया मार्ग है, यहां पर यातायात वाहन सुचारू रूप से चालू करवाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे अवश्य चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में देखते हैं 2022 नज़दीक है, अगर लोगों का समर्थन मिला तो चुनाव में जरूर आएंगे, वो वक्त के हिसाब से देखेंगे। दूसरा जो आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही अलीगंज और गुलरिया मार्ग पर, तो कैसी समस्याएं आ रही हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से? देखिए, मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर आज तक किसी भी राजनेता ने बात नहीं करी है। ये बहुत परेशानी वाला सबब है कि हमारे नियर अबाउट एक इंडस्ट्रियल एरिया महुआ खेड़ागंज, हमारे काशीपुर के ज़्यादातर रोजगारी के लिए वहाँ पर ही जाते हैं काम करने के लिए। आज तक उस रोड पर कोई भी बस व्यवस्था नहीं की गई है। जब से उस अलीगंज मार्ग पर जब से बस बंदे हुई हैं, जब से कोई भी बस स्टार्टिंग नहीं हुई है। इसके लिए हमारे वो ट्रांसपोर्टेशन जो मंत्री हैं उनको प्रयास करना चाहिए और इस रोड पर बस की व्यवस्था करानी चाहिए। तो चलते हैं सितारगंज और सितारगंज में ऑनलाइन के नाम पर 6000 राशन कार्ड धारकों के हिस्से का सरकारी अनाज रोकने के मामले में बीजेपी सभासद रवि रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने ऑफलाइन उपभोक्ताओं के हिस्से में आने वाले राशन को बहाल करने की मांग की और साथ ही जिला पूर्ति विभाग पर उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में सभासद रवि रस्तोगी ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में करीब 6000 लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन के नाम पर बिना जानकारी के काट दिए गए हैं, जिसमें ज्यादातर उपभोक्ता गरीब परिवार से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले को गंभीरता से लेते हुए यहां काटे गए राशन कार्ड को बहाल करने की भी मांग की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें आपको पता होगा ये बड़ा हाहाकार मचा पड़ा है राशन कार्ड ऑनलाइन को लेकर। इसमें करीब विभाग द्वारा, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जो है 6000 राशन कार्डों को काट दिया गया। बिना बताए जनता को 6000 लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए और वो जितने भी 6000 लोगों के राशन कार्ड काटे हैं वो सभी गरीब जनता के राशन कार्ड हैं। गरीब लोग हैं क्योंकि उनकी हमेशा आस बनी रहती है कि भाई महीने में हमें राशन मिलेगा और हम अपने घर परिवार का पेट जो है भरेंगे। लेकिन बिना बताए जनता को जो है राशन कार्ड काट दिए गए और सबसे बड़ी खामियां इसमें सिर्फ विभाग की रही। अब गलती विभाग की है और भुगतना जो है जनता को पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा गलती तो ये भी आ रही है कि जैसे किसी के पास अगर अंत्योदय या खास सुरक्षा के राशन कार्ड हैं तो उनके राशन कार्ड ऑनलाइन में एपीएल दर्शा दिए गए हैं। अब आप बताइए कि अंत्योदय राशन कार्ड पर जैसे कि 35 किलो राशन मिलता है और ऑनलाइन में वो एपीएल दिखा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं राशन उनका 7.5 किलो हो गया और महंगा भी उनको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं विभाग की गलती है और जब विभाग की गलती है तो इसको जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन प्रेषित किया है और उन्होंने ये मांग करी है कि ये जो 6000 राशन कार्ड काटे गए इनको जल्द ही बहाल कर दिया जाए और जो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा समय दिया जाए और इसको बढ़ाया जाए। तो डोईवाला तहसील अंतर्गत थानों की रामनगर डांडा में एक रहस्यमयी गड्ढा कौतूहल का विषय बना हुआ है और स्थानीय निवासी राजेंद्र मनवाल के आंगन में लगभग 40 फीट गहरा गड्ढा करीब एक हफ्ते पहले देखा गया, जिसके बाद इस परिवार के होश उड़ गए। इसे देखने के लिए अब यहां ग्रामीणों का जमावड़ा लग रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन व अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस गड्ढे की जानकारी जुटाई गई। डोईवाला एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि इसकी जानकारी के लिए कई विभागों की टीमें बुलाई गई हैं और जांच के बाद ही इसके रहस्य से पर्दा उठ पाएगा।
मकान काम लगा हुआ था हमारे दूसरे मकान में, और रोड़ी का ट्रक लाए और ट्रक का पिछला टायर अचानक वहाँ पर बैठ गया। फिर ट्रक को खाली करके DPC से उसको आगे किया और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मीडिया वाले रोजाना आ रहे, शासन प्रशासन सब आ रहे, लेकिन कार्रवाई ढीली चल रही है। जांच कर रहे हैं, इसकी पूरी जांच करके तभी इसके आगे की कार्रवाई हो। डांडा गांव में अभी कुछ टाइम पहले कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाते हुए ट्रक का टायर धंस गया था, जो बाद में ट्रक निकालते समय पता चला कि यहाँ पे गड्ढा हो गया है, काफ़ी गहरा गड्ढा है। इसी गहराई का भी एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सका है। जो संबंधित विभाग है इनके द्वारा यहाँ से कार्रवाई की जा रही है, और गड्ढा बहुत गहरा है, तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं और जो आसपास से लोग आ रहे हैं उनसे पुलिस प्रशासन निवेदन करता है कि इससे दूर रहें, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। और जो विभाग हैं, जो इसके लिए उत्तरदायी विभाग हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पे ड्यूटी लगाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि जो अनावश्यक लोग हैं उन्हें आने जाने से रोका जा सके। कुछ हाँ, ये जो गड्ढा बना है ये कुछ असामान्य स्थिति तो लग रही है। इसी के संबंध में आज हमारी GSI के एक्सपर्ट भी आए थे, और हमारे अपने स्टेट गवर्नमेंट के जियोलॉजिस्ट आए थे, PWD के एक्शन आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो इनका ये कहना है कि अभी एक बार इसमें और देखने की ज़रूरत है कैमरा लगा के। तो कल ये कैमरा लगा के हमारी जो ट्यूबवेल के लोग हैं वो भी आएंगे, कैमरा लगा के देखा जाएगा। फिर जो भी इनका निष्कर्ष होगा उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के उपाय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पे तो गड्ढे को ढकवा दिया गया है और वहाँ पे रस्सी से बांध दिया गया है, ताकि वहाँ कोई जा ना पाए। प्लस पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे परमानेंट ऐसी कोई ड्यूटी लगा देंगे, ताकि कोई अप्रिय घटना। तो रुड़की में विरोध प्रदर्शन कर किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला दहन किया गया, और इस दौरान गौरव शर्मा ने बताया कि अलवर में राकेश टिकैत की ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में काफी ज्यादा रोष देखा गया, और उस रोष के चलते ही आज उन्होंने राकेश टिकैत का पुतला दहन किया। गौरव शर्मा ने कहा कि टिकैत को ब्राह्मण समाज के बारे में जान लेना जरूरी चाहिए कि ब्राह्मण समाज ने कितना देश के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जब राकेश टिकैत किसानों का आंदोलन देख रहे थे या फैलता हुआ यहां पर देखा जा रहा था, तो वह इस तरह की जातिवाद पर टिप्पणी कर रहे हैं, और जबकि राकेश टिकैत को कृषि बिल की जरा भी जानकारी नहीं है। वहीं रुड़की से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आशीष सैनी ने कहा कि लोगों की ओर से राकेश टिकैत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो वो ये जान ले कि जो ब्राह्मण जो है वो उन्होंने कितना देश के लिए किया है, चाहे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई रही हो, चाहे वो मंगल पांडे रहे हों, और चाहे वो तात्या टोपे रहे हों। उन लोगों को याद होना चाहिए, वो अपना इतिहास जो है वो हमारा इतिहास उठाएं और सर्च करें कि ब्राह्मणों ने कितना कुछ इस देश के लिए किया है और कैसे कैसे व्यक्ति जो है और देशभक्त हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए कि मैं उनका इलाज कर दूँगा और वो लोग खिलाए। आप पे जब ये आंदोलन नहीं चलाया जा रहा है या आप आंदोलन को फेल होते हुए देख रहे हैं, तो आप ऐसी जातिवाद की टिप्पणी करेंगे। आप उनका तो ख्याल रखिए कि आप महेंद्र टिकैत जी के परिवार से आते हैं, कम से कम इस चीज़ को, कृषि कानून को आप जातिवाद में बांट रहे हैं। और कृषि कानून की भी मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि उनको कृषि कानून की कोई नॉलेज नहीं है। MSP और कृषि का कानून वापस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कभी पटल पे, जैसे हमारी सरकार ने पटल पे आके ये काम किया है, उनको पटल का मतलब ही नहीं पता। सिर्फ कुछ नेताओं को जोड़कर वो क्या ब्राह्मण किसान नहीं है? जो वहाँ पर किसान बैठे हैं वो ब्राह्मण भी हैं, वो जाट भी है, वो गुर्जर भी है, सभी बिरादरी के हैं, लेकिन उनको ऐसे बांटना, ये मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। तो देश प्रदेश में एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में देवभूमि संगठन बेरोजगार युवाओं ने नए साल को ना मनाने की बात कह दी है। आपको यह भी बताएं कि देवभूमि बेरोजगार संगठन के युवाओं ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मांग की कि सरकार जल्द ही उत्तराखंड में पुलिस भर्ती निकालने का काम करे। दरअसल प्रदेश की पूर्व सरकार कांग्रेस ने भी पुलिस भर्ती निकालने का दावा किया था, लेकिन पूर्व सरकारें दावा और वादा तो करती हुई नजर आई, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, जिसे लेकर अब एक बार फिर से त्रिवेंद्र सरकार से बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें हैं कि त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही उत्तराखंड में पुलिस भर्ती निकालेगी। तमाम बेरोजगार हैं वो नया साल नहीं मनाएंगे। हमने आज ये सोचा है कि आज हमारी जो मांग है उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर है। 6 साल से उत्तराखंड पुलिस की भर्ती नहीं आई है, इसमें 1800 कांस्टेबल की भर्ती आने, लेकिन इसको दबाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इस विज्ञप्ति को
नहीं ला रही है। हमारी मांग है कि विज्ञप्ति जनवरी माह में हर हाल में आए, साथ ही इसमें अगर ये विज्ञप्ति जारी होती है तो इसमें आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि तमाम ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी उम्र सीमा अब जा चुकी है, 2014 से भर्ती नहीं आई है। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि ये भर्ती इसी जनवरी में आए। साथ ही साथ आयु सीमा में कम से कम 25 से 28 साल आयु सीमा होनी चाहिए कांस्टेबल की। इसके साथ साथ UKSSC को जो इन्होंने परीक्षा कराने के लिए दी है पुलिस की, वो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि एक UKSSC अगर फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट 5 साल में जारी नहीं कर पा रहा है तो फिर उत्तराखंड पुलिस की भर्ती तो समझ लीजिए फिर 10 साल लग जाएंगे। ऐसे में हमारी यही मांग है कि UKSSC इस भर्ती को नहीं कराए तो नहीं कराए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आज हम कम छात्र यहाँ पर देहरादून में पहुँचे हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों में हम वरना उत्तराखंड की देहरादून की सड़कें भी हम जाम कर सकते हैं। तो लाल कुआं नगर में बस अड्डा बनाने और लीज निरस्त भूमि को कब्जे में लेने की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही तहसील रजिस्ट्रार कानून के तहत जिस तरह से काम हो रहा है इस पर भी बातचीत करने की कोशिश की गई और मोहित बोरा को उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो ज्ञापन में कहा गया कि लाल कुआं और बिंदुखत्ता क्षेत्र की जनता नगर में बस अड्डा और पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण त्रस्त है, परेशान है और नगर के कुछ रसूखदारों ने राजस्व विभाग की करोड़ों रुपए की लीज निरस्त भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसके चलते शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और लीज निरस्त भूमि राजस्व विभाग के पास होती तो बस अड्डे की समस्या का समाधान भी हो जाता और उन्होंने चेतावनी दी है कि राजस्व विभाग द्वारा लीज निरस्त भूमि को जल्दी कब्जे से नहीं लिया गया तो उनके द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर यहां सरकार होगी या फिर जिम्मेदारी पूरी प्रशासन या शासन की होगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है। आपको यह भी बताएं कि रायपुर का स्वास्थ्य समुदाय केंद्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और स्वास्थ्य समुदाय केंद्र रायपुर में हाल ही में सेना में भर्ती होने वाले युवकों की कोरोना जांच रिपोर्ट यहां पर की गई थी और आरोप है कि CHC डॉक्टर ने बिना कोरोना जांच के ही युवाओं को फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दे दी थी, जिसके बाद मीडिया में मामला आने के बाद यहां पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और विभाग ने भी आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए। उत्तराखंड के DG हेल्थ जो कि अमिता उप्रेती हैं, उन्होंने इसे लेकर 3 सदस्य टीम बनाई है जो कि पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जिस दिन ये जांच हुई थी एंटीजन की, उस दिन काफ़ी भीड़ थी। 200 से ज़्यादा लोग अचानक पहुंच गए थे, जहां की कैपेसिटी मात्र 35 से 40 व्यक्तियों की जांच करने की हो, वहां 200 लोग जब एक साथ पहुंच जाते हैं और 200 के साथ उनके अटेंडेंट भी थे, काफ़ी भीड़ भाड़, तो काम करने वाले को भी असुविधा हुई। लेकिन कुछ उसमें मामला कुछ थोड़ा सा भीड़ भाड़ की वजह से वो चीज़ें संभाल नहीं पाया। उसके सारा रिकॉर्ड रिपोर्ट सब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिया गया है और जो संबंधित है उसमें जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पर पूरी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो। नहीं, एक साथ जब भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठा होगी तो दिक्कतें तो हो ही जाती है। कहीं भी जहाँ जिसकी कैपेसिटी वो जितनी हो, वहाँ अगर उससे ज़्यादा भीड़ होगी तो दिक्कतें तो स्वाभाविक है और लोग भी इम्पेशेंस हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं लोग भीड़ तो इम्पेशेंस भी हो जाते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।